फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ, जैसे जो अभी हमने पढ़ा था वो था विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब क्या होता है ईयर के एंड में, जैसे हम जानते हैं जर्नल में हम पढ़ चुके हैं, ईयर के एंड में कुछ एडजस्टमेंट एंट्री होती है हमारी। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई एक्सपेंस जो ड्यू हो गया बट वो पे नहीं हो पाया साल के एंड में, तो वहां पे दो तरीके होते थे हमारे पास। या तो अगर हमने एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास कर ली है, अगर हमने किसी भी एक्सपेंस किसी भी एडजस्टमेंट एंट्री की अगर जर्नल एंट्री पास करी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर हमने रेंट पे करा, रेंट ड्यू है हमारा, मान लो रेंट ड्यू बट नॉट पेड, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती थी? इसकी जर्नल एंट्री होती थी आपकी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे ही रेंट अकाउंट डेबिट हुआ, इसका मतलब ये अमाउंट रेंट अकाउंट में चला गया, लेजर अकाउंट में, और वहां पे ऐड हो गया। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट होता ही क्या हुआ, ये अकाउंट रेंट अकाउंट में चला गया। इसका मतलब जो रेंट का अमाउंट ड्यू था, जितना भी अमाउंट था, मान लो 200 रुपीज था, वो 200 रेंट में ऐड हो चुका है क्योंकि रेंट अकाउंट डेबिट हो गया। और टू आउटस्टैंडिंग रेंट, टू आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब ये एक नया अकाउंट खुल गया हमारा। तो ट्रायल बैलेंस में आपको ये दिखाई देगा आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से, ट्रायल बैलेंस में आपको ये दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्या होगा जनरली कि ये चीज अगर हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखी हुई मिल जाए, जैसे मान लो ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट, तो इसका मतलब ये होगा कि ये उसमें एडजस्ट हो रखा है पहले से, रेंट में ये पहले से एडेड है। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या करना होगा, इस वाले अमाउंट को हमें सिर्फ अपनी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखना होगा खाली, बस इतना ही करना होगा हमें। लेकिन ध्यान से समझना आप, लेकिन क्या होगा अगर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हो, अगर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हो आउटस्टैंडिंग रेंट, ऊपर पूरा क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस, अंदर नहीं है आउटस्टैंडिंग का कोई अमाउंट, नीचे दे रखा है रेंट ड्यू बट नॉट पेड, तो जब भी कोई चीज हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होगी ना, तो ध्यान रखना उसकी डबल एंट्री होगी हमेशा। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री अभी पास नहीं की गई, इसकी कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री अभी पास नहीं की गई। तो फिर हम इसे क्या करेंगे, जब हम अपना P&L अकाउंट बनाएंगे, जैसे मान लो वहां पे 1000 रुपए का रेंट हमें दे रखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो वो जो 1000 रुपए का रेंट है ट्रायल बैलेंस के अंदर, उसे उठा के P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दोगे। और 200 रुपए का रेंट नीचे लिखा हुआ है रेंट ड्यू बट नॉट पेड, तो वो भी तो इसी साल का खर्चा है ना, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, तो वो 200 रुपए भी ऐड होने चाहिए। तो हम उस 1000 में वो 200 प्लस करके कितना लिखेंगे, 1200 रुपए लिख देंगे P&L अकाउंट। समझ आ गया? और इस 200 रुपए को कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड में। इसका मतलब क्लियर हो गया हमें कि एडजस्टमेंट एंट्री या तो हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर दी होंगी या ट्रायल बैलेंस के अंदर दी होंगी। अगर हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर दी है तो उनकी डबल एंट्री होगी, और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो इसका मतलब वो पहले से ही एडजस्टेड है। जैसे आप क्लोजिंग स्टॉक देखो, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर होता था तो हम क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है मान लो, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो परचेज में एडजस्ट हो गया पहले, तो फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। तो ऐसे ना बहुत सारी एंट्री मैं नाम गिनवा देता हूँ, जैसे हमारे जो सिलेबस में होंगी, वैसे काफी सारी पढ़ाऊंगा मैं, 13-14 आपकी बुक में दी हुई है। जैसे कि एक क्लोजिंग स्टॉक होगा, फिर एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा नंबर 2, फिर होगा आपका एक प्रीपेड एक्सपेंस नंबर 3, फिर होगा एक एक्रूड इनकम नंबर 4, अभी हम इनके नाम लिख लेंगे सबके, फिर होगा आपका एक अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये हो गए 5, फिर डेप्रिसिएशन नंबर 6, फिर बैड डेट नंबर 7, प्रोविजन फॉर बैड डेट नंबर 8, अच्छा बीच में 2 छूट गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये 10 और 11 हो गए आपके, 9 और 10। फिर आपके प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हो गया, और रिलेटेड टू गुड्स, जैसे कि मान लो गिवन एज चैरिटी, फ्री सैंपल में दे दिया, जितना भी हमने पढ़ा था, ये सारी एंट्रियां मिला के 13-14 एंट्रियां बुक में दी हुई हैं। जब मैं कराऊंगा तो वो 19-20 तक चली जाएंगी, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा मैं आपको, जो डीके गोयल वाली बुक में दी होती है जनरली। तो हम पहले इनके नाम लिख लेते हैं, एडजस्टमेंट की क्या क्या हमें पढ़ना है, चैप्टर का नाम और एडजस्टमेंट के नाम, फिर आएंगे क्वेश्चन पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट with additional information with
एडिशनल इंफॉर्मेशन। नाम some important adjustments। मैं सिर्फ इनके नाम यहाँ पे ऐसे ही आपको बताने के लिए लिख दे रहा हूँ, अदरवाइज हमें ऐसे कोई रेक्टिफिकेशन नहीं लगाने हैं। मैं इनको नहीं भी लिखूंगा ना तो भी हम पढ़ लेंगे चैप्टर पूरा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है इसको। फिर भी एक बार नाम लिख लेते हैं, जैसे कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं। जैसे एक नंबर 1 होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट है तो उसको कैसे डील करना होगा। फिर आपका हो सकता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फिर आपका हो सकता है इसमें प्रीपेड एक्सपेंस, जिसको अनएक्सपायर्ड भी कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस के अलावा आपका हो सकता है यहाँ पर एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। फिर हो सकता है आपका अनअर्न्ड इनकम, जिसको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी कहते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी कहते हैं। फिर आपका हो सकता है जैसे कि डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन से रिलेटेड कुछ। डेप्रीसिएशन। फिर आपका हो सकता है मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नंबर 9 आपका हो सकता है बैड डेट। बैड डेट से रिलेटेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये हो सकता है आपका नंबर 11 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। नंबर 12 गुड्स distributed as free sample। Distributed as free sample। Number 13 goods given as charity। Goods given as charity। Number 14 goods used for personal use। Loss of goods by fire। आग लग जाए। या और क्या क्या हो सकता है, जैसे कि मैनेजर कमीशन होगा एक। मैनेजर कमीशन। आपका गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। और भी दो चार है, मैं ये जगह छोड़ दे रहा हूँ, एक पेज आप ये छोड़ देना स्पेस, ठीक है ना। जब आएगा मेरे दिमाग में मैं लिख दूंगा बात, ठीक है। आप अपनी बुक में देखोगे तो पीछे आपको दे रखा होगा, वहां पे 13-14 एडजस्टमेंट होंगी, बस उनको पहले कवर कर लेंगे हम, फिर बाकी के बाद में। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना। एक मिनट, लास्ट वाला रह गया। हाँ लिख लो।
हो गया सर। हम इनको क्वेश्चन के अंदर ही समझेंगे, ठीक है। वैसे आपको हो सकता है कि कुछ लोग रेक्टिफिकेशन टाइप पढ़ाते हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो ये कहेंगे कि आप इसको एक्सपेंस में ऐड कर लेना और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में देखिए। तो बातें तो हमें पता है ना, हम तो पहले से ही पढ़ चुके हैं। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो होता है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन ना अभी इसका प्रिंट आउट निकलवाया नहीं है मैंने, इसी में से देखता हूँ, मैं निकालता हूँ, एक वेट करना है 1 मिनट। हाँ, ये आ गया है, 1 सेकंड। इसमें पेज नंबर निकाल देते हैं पहले। लास्ट चैप्टर होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोप्राइटरशिप 75। ये आपका, ये विद एडजस्टमेंट वाला चैप्टर है इसके अंदर ना, विदाउट वाला मैंने अलग से भेजा था शीट। ये विद एडजस्टमेंट का चैप्टर इसके अंदर दे रखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका विद एडजस्टमेंट, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप का। इसमें पहला क्वेश्चन आपका, जैसे आपका क्वेश्चन वैसा ही होगा जैसे हम अभी तक पढ़ते थे, करते थे क्वेश्चन। आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, दिख रहा है क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। ट्रायल बैलेंस में आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज है, ऐसे सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये डेबिट बैलेंस, और इधर आपको राइट साइड में ये दे रखे हैं क्रेडिट बैलेंस। फिर आप जब नीचे देखोगे क्वेश्चन में तो एडजस्टमेंट्स लिखी हुई हैं कुछ, आपको कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पे नीचे दिखाई दे रही हैं। तो ये एडजस्टमेंट्स जो आपकी लिखी हैं, पहला तो है स्टॉक ऑन 31 मार्च। स्टॉक हमें बाहर दे रखा है जो 24,000 रुपए वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है 30,000 रुपए। तो ये हम कर लेंगे, हमें पता है कैसे करते हैं, विच एवर इज लोअर लेना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखा है वेजेस आउटस्टैंडिंग। आपका वेजेस आउटस्टैंडिंग है 3,000 रुपए। हम करेंगे क्या, अभी यहाँ पे तो ऑप्शन मेरे पास नहीं है, हमें 1 मिनट रुक जाओ, दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि जो वेजेस है ना आपका, यहाँ पे आप, ये मैंने एरो लगा दिया है, जिस तरीके से आप इस पे टिक लगा लोगे। जब आप क्वेश्चन करोगे ना, आपके पास हार्ड कॉपी होगी तो अपने पेन से टिक लगा लोगे, ठीक है। तो ये वेजेस पे टिक लगा लिए तो हमें याद रहेगा कि इस पे हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। फिर आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो सेम ऐसे ही आप सैलरी पे भी टिक लगा लोगे, ठीक है ना। ये वेजेस पे टिक लगा हुआ है आपका, सेम ऐसे ही आप सैलरी पे भी टिक लगा लोगे। तो जो भी होगा हम वो टिक मार्क करते जाएंगे। अभी आप ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ पे एडजस्टमेंट है हमारी। फिर आपका है प्रीपेड इंश्योरेंस, तीसरी एडजस्ट सॉरी नंबर चौथी एडजस्टमेंट है आपकी, प्रीपेड इंश्योरेंस है आपका 300। तो आप देखो इंश्योरेंस कहाँ है, ये रहा 1,500 रुपए सेकंड लास्ट, है ना। ये इंश्योरेंस है आपका 1,500 रुपए सेकंड लास्ट है जो ये आपका इंश्योरेंस है। इस पे भी हमें एडजस्टमेंट करनी है, इसका मतलब। फिर आपका लास्ट में है डेप्रिसिएशन देना है हमें 5% देना है आपका, एक सेकंड, मशीनरी पे और फर्नीचर पे देना है 20%। तो आप इसमें मशीनरी और फर्नीचर ढूंढ लेना। देखो प्लांट एंड मशीनरी ये रहा 90,000 रुपए, ये प्लांट एंड मशीनरी 90,000 रुपए है, और उसके ठीक नीचे फर्नीचर है 8,000 रुपए। बात समझ आ गई। मतलब जिन चीजों पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसी को सीखना है बस हमें यहाँ पे। बाकी तो हमें आता है, पहले से क्या करते थे, हम पढ़ चुके हैं ना पूरा चैप्टर। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले पहले कर लेते हैं और बाकी एंट्रियां बाद में ट्रांसफर कर देंगे एक साथ। करें स्टार्ट। क्वेश्चन हटा दूं मैं, क्वेश्चन हटाना पड़ेगा मुझे, मैं कहाँ देखूंगा फिर। 1 मिनट, कुछ करते हैं, यहाँ पे भी शेयर करना। शायद इसमें हो क्वेश्चन, ये इसी बुक के हों। क्या है ट्रायल बैलेंस का टोटल, 3,81,000, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन हटा दे रहा हूं मैं, यहाँ से दिखा दो। फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट बना लो पहले पूरे। ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बनाना है हमें, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ये नोट्स का, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
क्या आएगा ये एक पेज पे आ पाएगा? आई थिंक, मुझे नहीं लग रहा आएगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो एक पूरे पेज पे बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग पी एंड एल, अगले पेज पे बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ठीक है ना? नहीं आ पाएगा वरना। अच्छा, इसके नीचे लिखनी होती है एक लाइन, फॉर द ईयर एंड डेट। फॉर द ईयर एंड डेट, जो भी डेट है वो डेट यहाँ लिख देनी होती है। तो ये हमारा एक पूरे पेज पे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे। वैसे आ जाना चाहिए, नहीं आएगा। चलो पूरे पे बना लो, कोई नहीं। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई भी ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास जो ट्रेडिंग अकाउंट से जुड़ी हुई हो, तो हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना ही लेते हैं। एक काम करते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन में से ढूंढ ढूंढ के वैल्यूज लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है सबसे टॉप पे 20,000 रुपए, ये 20,000 गिवन है, क्लियर? फिर आप यहाँ पे नीचे लिख लेना टू परचेज, टू परचेज, और क्वेश्चन में ढूंढ लेंगे परचेज रिटर्न दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, तो हम परचेज का अमाउंट इधर की तरफ लिखेंगे इनर साइड में, और इसमें से रिटर्न माइनस कर लेंगे, इसमें से रिटर्न। ये लो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार, ये है बुक यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना? हमने ओपनिंग स्टॉक 20,000 लिख लिया, परचेज 80,000 और परचेज रिटर्न ये रहा 4,000 रुपए। यही क्वेश्चन जो मैंने अभी दिखाया था वही सेम है। तो आप 80,000 में से यहाँ पे 4,000 रुपए डिडक्ट कर लेंगे, तो आपके 76,000 का नेट परचेज बच जाएगा। फिर आप यहाँ पे सेल्स लिख लेना ढूंढ के, सेल्स आपका क्रेडिट बैलेंस में मिल जाएगा, सबसे टॉप पे लिखा हुआ है 2,70,000 रुपए, ये 2,70,000 रुपए लिख लेंगे हम। आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है सर। अच्छा, मुझे वीडियो दिखाई नहीं दे रही, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एक सेकंड। हाँ अब ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2,70,000, इसमें से हम सेल्स रिटर्न माइनस कर लेंगे, सेल्स रिटर्न। तो ये रिटर्न यहाँ से माइनस हो जाएगा सेल्स में से, सेल्स रिटर्न आपका 6,000 है, तो ये बच जाएगा हमारा 2,64,000। और फिर आप यहाँ पे नीचे लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक विच एवर इज लोअर ले लेंगे। आपको दे रखा है 24,000 और 30,000, तो दोनों में जो लोअर होगा वो वाली वैल्यू ले लेंगे। अब देखो आप यहाँ पे इधर ना एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई थी, ये रही एडिशनल इंफॉर्मेशन। पहली क्या है आपकी, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो वेजेस हमारा कौन से अकाउंट में जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में, तो पहले इसी को कर लेते हैं। 3,000 रुपए मेरा आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये कि ड्यू हुआ बट पे नहीं हुआ। पे नहीं हुआ इसका मतलब ये थोड़ी है कि खर्चा नहीं होगा, इस साल का खर्चा तो माना जाएगा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे टू वेजेस, इसका अमाउंट ट्रायल बैलेंस में से ढूंढ के लिख लेंगे। वेजेस का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में है आपका, कितना है ये, 42,000। वेजेस का अमाउंट है 42,000, और एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, तो वो करंट ईयर का खर्चा है, तो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 3,000 रुपए वो इसमें ऐड हो जाएगा, 45,000। क्या मेरा कैश कम हुआ? नहीं हुआ। कैश कम हुआ या नहीं? नहीं हुआ। कैश कम नहीं हुआ ना, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो बैलेंस शीट में भी जाएगा। अब ये ना दिक्कत यही होगी, इसमें भी बार बार पेज करने पड़ेंगे हमें। बैलेंस शीट भी बना लेते हैं, साथ साथ कर दूंगा मैं, वरना फिर भूल जाएंगे बाद में। एज ऑन जो भी डेट होगी वो डेट डाल देंगे। अभी तक जितना क्वेश्चन हमने किया है सॉल्व, उसमें से 2 एंट्री बैलेंस शीट में जाएंगी, एक तो क्लोजिंग स्टॉक वाली और एक आउटस्टैंडिंग वेजेस की। लायबिलिटी यहां पर लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक,
24,000 और यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000। ठीक है, इसके बाद फिर से क्वेश्चन में सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस ढूंढ ढूंढ के लिख लो। एक तो फैक्ट्री लाइटिंग है क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे टू फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री की जो लाइटिंग है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये 1,400 रुपये लिख लो यहाँ पे। और उसके अलावा कोई भी हमारा नहीं है खर्चा डायरेक्ट वाला, तो यहाँ तक सॉल्व करके ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 2,64,000 प्लस 24,000 करेंगे तो ये 2,88,000 हो जाएगा। 2,88,000, 2,88,000 और यहाँ पे आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। इसको जब कैलकुलेट कर लोगे आप तो ये 1,42,000 आ जाएगा। ये 1,42,000 ये आपका यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट 1,42,000। अच्छा, जब ये ट्रांसफर हो जाएगा ना, अभी मैं सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन वाली एंट्रियां कर रहा हूं। मैं एक बार फिर से आपको, एक तो सैलरी वाला पहले कर देते हैं, फिर इंश्योरेंस का पहले कर देते हैं, और जो प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है इसको पहले कर लेते हैं। जब ये हो जाएंगे तो बाकी की एंट्री नॉर्मली जैसे ट्रांसफर होती है वैसे ट्रांसफर हो जाएगी। तो सैलरी ढूंढते हैं ट्रायल बैलेंस में। सैलरी P&L अकाउंट में डेबिट होती है, तो ये लो सैलरी लिख दी हमने यहाँ पे। सैलरी का अमाउंट है 27,500 और कुछ अमाउंट ड्यू है जो पे नहीं हुआ वो इसमें ऐड हो जाएगा 2,500। तो ये नेट अमाउंट हो जाएगा 30,000 रुपये और 2,500 को बैलेंस शीट में लिखेंगे, अभी लिख देंगे, याद रखना, अभी बता देना मुझे, ठीक है। फिर आपका इंश्योरेंस भी कर लेते हैं साथ साथ। इंश्योरेंस का जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो 1,500 रुपये है और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस जो पहले से पे हो गया वो इस साल का खर्चा नहीं है, वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, तो इसको हटाना माइनस हो जाए। और ये 300 माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चल रही है और कुछ नहीं। तो 1,200 ही माना जाएगा इस साल का एक्सपेंस, क्योंकि 300 रुपये प्रीपेड है। प्रीपेड मतलब अगले साल का इस साल पे कर दिया तो ये अगले साल के अकाउंट में जाएगा। और ये हमारा एसेट है तो एसेट साइड में चला जाएगा, क्योंकि कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे। फिर आपका डेप्रिसिएशन लगाने हैं, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। प्लांट एंड मशीनरी पे लगाना है डेप्रिसिएशन 5%, तो 5% इसकी कैलकुलेशन करने के बाद 4,500 हो जाएगा। और फर्नीचर पे लगाना है 20%, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद ये हो जाएगा 1,600 रुपये। फिर आपका ये 6,100। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन की सारी एंट्रियां कर दी हैं यहाँ पे। अब इनकी बैलेंस शीट में भी देख लेते हैं ट्रीटमेंट। बैलेंस शीट में यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगा 2,500 रुपये और यहाँ पे आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 300 रुपीज। और फिर यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है हमारी, प्लांट एंड मशीनरी की जो क्वेश्चन में वैल्यू है वो है आपकी 90,000 रुपये। ट्रायल बैलेंस से निकाल के यहाँ लिखोगे और माइनस कर दोगे डेप्रीसिएशन कितना, 5%, जो कि अभी निकाला था हमने 4,500। तो जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो बैलेंस बच जाएगा इसका 85,500। फिर सेम ट्रीटमेंट फर्नीचर के लिए। फर्नीचर की वैल्यू जो है आपकी ट्रायल बैलेंस में, ये वैल्यू है फर्नीचर की हमारी 8,000 रुपये। फर्नीचर एंड फिक्सचर दिया हुआ है, वो ले लेंगे 8,000, माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन 20%। डेप्रीसिएशन 20% जो कि 1,600 रुपये निकाला था, और ये दोनों डेप्रीसिएशन हम लिख चुके हैं P&L अकाउंट में डेबिट साइड में। ठीक है, तो ये 1,600 जैसे ही माइनस होगा तो ये आपका बच जाएगा 6,400। मतलब यहां तक जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी वो मैंने कर दी सारी। ठीक है, अब बस क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और एंट्रियां ट्रांसफर करते जाना है। पहले मेरे पास बैलेंस शीट है तो मैं बैलेंस शीट वाली कर दूं देख देख के ट्रांसफर सारी, फिर मुझे पेज पलटने पड़ेंगे बार बार, है ना। जैसे क्रेडिट साइड में देखें अगर हम, तो क्रेडिटर्स है और बिल्स पेबल है और कैपिटल है, इन तीनों को लिख लेते हैं। क्रेडिटर 25,000, बिल्स पेबल 1,800 रुपए। तो यहाँ लिख लेते हैं क्रेडिटर 25,000, बिल्स पेबल
1800 और कैपिटल में तो एंट्रियां करनी पड़ती हैं, एडलेस करना पड़ता है कुछ ना कुछ, तो 75,000 रुपए कैपिटल यहाँ लिख लिया और ड्राइंग्स दे रखा है डेबिट साइड में, तो ये ड्राइंग्स इसमें से माइनस कर लेंगे। 18,000 रुपए दी हुई है ड्राइंग। ठीक, अब ऐसे ढूंढ लेते हैं। और ये देखो ये ड्राइंग दे रखी थी नीचे 18,000 रुपए, ये वाली ड्राइंग हमने माइनस कर दी वहां से। ठीक है, अब ऊपर से पढ़ते आते हैं, ऊपर से पढ़ते आते हैं, देखते हैं बैलेंस शीट में और क्या क्या जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड, ये तीन चीज लिख देते हैं पहले। डेटर 52,000, डेटर 52,000, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल ये है हमारा 2500, सॉरी 2500। उसके बाद आपका कैश इन हैंड, कैश है हमारा 6300, कैश इन हैंड है 6300। फिर आपका और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस शीट वाली एंट्रियां तो हो गई। अब आते हैं P&L अकाउंट में। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। पहले क्रेडिट साइड का देख लेते हैं। सेल्स हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, डिस्काउंट लिख लेते हैं P&L में। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। डिस्काउंट लिख लेते हैं। डिस्काउंट का अमाउंट है 5200। यहाँ पे लिख लो बाई डिस्काउंट, इनकम है ये, बाई डिस्काउंट 5200। डिस्काउंट के बाद बची हुई एंट्री डेबिट साइड की, ये लो। क्या क्या बच गया हमारा? कैरेज इनवर्ड, ओहो एक मिनट एक गलती हो गई, ये कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना तो हम मिस करते आए थे। एक मिनट, यहाँ जगह है, मैंने यहाँ से कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में कैरेज इनवर्ड आपका 3600। आंसर यही आएगा। ठीक है, वो मेरे पास था आंसर, इसलिए मैंने लिख दिया था डायरेक्ट। आंसर यही आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस कैरेज इनवर्ड छूट गया हमारा। तो कैरेज इनवर्ड के बाद कैरेज आउटवर्ड है, वो कैरेज आउटवर्ड यहाँ पे आ जाएगा। टू कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट है 800। कैरेज आउटवर्ड के बाद है यहाँ पे वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, डेटर हो गया, बिल रिसीवेबल भी हो गया, कैश इन हैंड हो गया। फिर है ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा 3700। उसके बाद फैक्ट्री की लाइटिंग हो गई, रेंट एंड टैक्स, ये P&L अकाउंट में डेबिट होगा। रेंट एंड टैक्स 7200। फिर आपका जनरल एक्सपेंस, ये भी P&L अकाउंट में डेबिट होगा। जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस आपका 10,500। और इंश्योरेंस हो गया, ड्राइंग्स भी हो गया, सारी एंट्रियां हो गई। बस अब आंसर निकालना है। बताना मुझे नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख लें। 1,47,200 टोटल है। 1,47,200 टोटल। 1,47,200, इसमें से सारी वैल्यू माइनस कर लेते हैं। 1,47,200 माइनस 30,000 माइनस 1,200 माइनस 6,100 माइनस 800 माइनस 3,700 माइनस 7,200 माइनस 10,500। आंसर देख लें, नेट प्रॉफिट 87,700, बिल्कुल ठीक आ गया। नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 87,700। बस जो नेट प्रॉफिट आया इसको उठा के बैलेंस शीट में ऐड कर लो कैपिटल में। तो ये कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस है, इसमें नेट प्रॉफिट प्लस कर लो। 87,700 नेट अमाउंट अंदर लिख दो। 75,000 माइनस 18,000 प्लस 87,700, 1,44,700। दोनों साइड टोटल कर लो, बराबर आ जाएगा। नहीं आएगा बराबर, इसका मतलब हमने कहीं गलती कर दी।
करें टोटल 144,700 प्लस 1,800 प्लस 25,000 प्लस 2,500 प्लस 3,000। बैलेंस शीट का टोटल 1,77,000 है। इस साइड का तो ठीक है, इधर का भी कर लेते हैं। 24,000 प्लस 300 प्लस 85,500 प्लस 6,400 प्लस 52,000 प्लस 2,500 प्लस 6,300 1,77,000 बिल्कुल करेक्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन करने के दो तरीके हुए, जैसे कि देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन था और इसमें पहले से टिक लगा हुआ है पेन से, जहां जहां पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वहां पेन से टिक मार्क कर रखा है। दो तरीके हैं, आप स्टार्टिंग से एक एक एंट्री पढ़ते जाओ और जिस अकाउंट में जानी है उस अकाउंट में ट्रांसफर करते जाओ। जैसे ही आप वेजेस पे पहुंचो तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कर लो, फिर यहाँ पहुंचो तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कर लो। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि पहले इनको कर लें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले हैं, जैसे हमने अभी करा था। पहले हम इनको सॉल्व कर लें और फिर बची हुई एंट्रियां बाद में ट्रांसफर कर दें, तो दोनों तरीके से हो जाएगा। लेकिन तीनों चीजें एक साथ बनाएंगे हम। ऐसा नहीं कि हमने पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया फिर हम P&L अकाउंट बना ले पूरा पहले, फिर हम बैलेंस शीट कुछ ना भूल जाएंगे हम जरूर। जैसे कि मान लो हमने पहले पूरा P&L अकाउंट बना लिया और हम ये लिखना भूल गए, वहां पे जो वेजेस हमने यहाँ ऐड करा था ये हम बैलेंस शीट में लिखना भूल गए, तो वो याद रखना पड़ेगा। या नहीं तो एक साथ करें, जब यहाँ पे एंट्री करें P&L अकाउंट में वेजेस में प्लस करते हैं जिस टाइम, उसी टाइम उसको उठा के बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखें। सेम ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी पे जब हमने डेप्रिसिएशन लगाया बैलेंस शीट में, सेम उसी टाइम उसको P&L अकाउंट में डेबिट साइड में लिखें। ठीक है, दोनों तरफ एक साथ। एक क्वेश्चन और करते हैं। काम करना, फिर से ज्वाइन करना, ठीक है, दोबारा करना, उसमें करेंगे क्वेश्चन, ये बंद हो जाएगा वरना बीच में।